हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज से हम शुरू करेंगे Q1 FY27 के कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कॉल्स हो रही हैं, उनकी एनालिसिस, ताकि आप समझ सकें कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो भी कंपनीज के मैंने पास्ट में एनालिसिस करी है, उसमें से कुछ और कंपनीज में मैं ऐड करूंगा जो मेरी वॉच लिस्ट में है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि रिजल्ट्स, कंपनी प्रेजेंटेशन और कौन कॉल सब कुछ आ जाए, उसके बाद ही मैं एनालिसिस करूं। क्योंकि देखिए, सिर्फ रिजल्ट्स के बेस पे अगर करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिजल्ट सिर्फ पास्ट का बताते हैं। बट कॉन कॉल वगैरह सब हो जाए तो कंपनी का क्या फ्यूचर आउटलुक है, इस क्वार्टर के बाद क्या मैनेजमेंट कह रहा है, किस तरीके के सवालों का जवाब दिया उन्होंने कॉन कॉल में, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो उसके बाद ही एनालिसिस करना बेटर है मेरे हिसाब से। तो आज मैं एक नई कंपनी का एनालिसिस करूंगा जो पहले इस चैनल पे मैंने बात नहीं करी है। और आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जिस कंपनी का भी नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ जिससे आप लोग सीख सकें कि कैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझना है, कॉन कॉल को समझना है, और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक, वैल्यूएशंस, वो सब कैसे करनी है। तो एज अ लर्निंग मैं आपको ये सब सिखाना चाह रहा हूँ। इट्स नॉट एट ऑल अ बाय और सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पीएन गेटगिल। ज्वेलरी सेक्टर की एक और कंपनी है। तो जैसा कि मैंने पास्ट में बताया कि ज्वेलरी सेक्टर में काफ़ी बड़ा टेलविंड बहुत सालों से चल रहा है अबाउट फॉर्मलाइजेशन एंड प्रीमियमाइजेशन। पीएन गेटगिल की एक बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं कि ये कंपनी कहाँ से शुरू हुई, क्या करती है। तो बेसिकली ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और काफ़ी जनरेशन से ये ज्वेलरी बिजनेस में है। और पुणे इसका मेन सेंटर था और धीरे धीरे ये एक्सपेंड करी महाराष्ट्र के और शहरों में। और उसके बाद अब ये आउटसाइड महाराष्ट्र भी एक्सपैंड कर रही है। और कंपनी का आईपीओ आया था अराउंड सितंबर 2024 में। और उसके बाद से ये कंपनी और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है आउटसाइड महाराष्ट्र। इन्होंने अब स्टोर्स अपने यूपी में, इंदौर, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और भी कुछ जगह खोले हैं। और ट्रेडिशनली अगर देखिए, आईपीओ आने से पहले तक कंपनी ज्वेलरी रिटेल के अलावा एक और भी इनका बिजनेस था, वो था गोल्ड रिफाइनिंग का, जिसमें ये गोल्ड की रिफाइनिंग करके उसको एज अ गोल्ड बार और बुलियंस सेल करते थे आउटसाइड मार्केट में दूसरे ज्वेलर्स को भी। बट आईपीओ आने के बाद से कंपनी ने धीरे धीरे इस बिजनेस को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया और उन्होंने आईपीओ में बोला था कि हम इस बिजनेस से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये गोल्ड रिफाइनिंग बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस था। इट वॉज जस्ट एक तरीके से वर्क जॉब वाला बिजनेस है, इसमें मार्जिन बहुत कम थे। तो कंपनी धीरे धीरे उसमें से पूरी तरह बाहर आ चुकी है एक दो क्वार्टर्स के बाद, आईपीओ के कुछ क्वार्टर्स के बाद। और अब ये पूरी तरीके से प्योर ज्वेलरी रिटेल, जो डिजाइनिंग और अपने ज्वेलरी के स्टोर्स होते हैं उसको सेल करने वाली कंपनी बन चुकी है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ने अपने लास्ट Q4 26 के एंड पे इस बार FY27 के लिए क्या गाइडेंस दी थी, क्या कंपनी ने बोला था। तो FY26 के एंड में अराउंड कंपनी की 10,100 समथिंग करोड़ की सेल्स हुई थी। और कंपनी ने इस साल बोला था कि FY27 में हम टोटल 13,500 करोड़ की सेल्स कर लेंगे, विच इज़ अराउंड 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। और एबिडा मार्जिन कंपनी ने बोले थे कि हम 7 से 7.5% तक ले आएंगे। ट्रेडिशनली अगर आप पास्ट में देखेंगे तो इसके मार्जिन कम रहे थे। एक तो पहले ये गोल्ड रिफाइनिंग करते थे और उसके बाद भी ये स्टड ज्वेलरी का रेशियो काफ़ी कम था इसमें। प्योर गोल्ड ज्वेलरी का रेशियो ज़्यादा रहा है ट्रेडिशनली, तो इसके एबिडा मार्जिन इसलिए कम रहे थे। बट कंपनी ने गाइड किया था कि FY27 के लिए हम 7 से 7.5% तक एबिडा मार्जिन है। और पैट मार्जिन इन्होंने गाइड किया था कि अराउंड 3.8 से 4% तक हमारे पैट मार्जिन रहेंगे। तो ये कंपनी की गाइडेंस थी इस साल की। और 78 स्टोर्स इनके FY26 के एंड में थे। और इन्होंने बोला था कि हम FY27 में 25 नए स्टोर्स खोलेंगे, जो कि FY27 के लास्ट तक हमारे अराउंड 103 स्टोर्स हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि Q1 FY27 के रिजल्ट्स कैसे रहे, कंपनी अपनी गाइडेंस के अगेंस्ट कहाँ पर है, और अपने जो इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर किया उसमें ये लोग क्या बता रहे हैं। तो अगर आप सेल्स देखेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू, तो इस बार इनका 2,412 करोड़ की सेल्स हुई है Q1 FY27 में, विच इज़ ईयर ऑन ईयर 40.7% की ग्रोथ है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। और EBITDA में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 56% की ग्रोथ हुई है। तो मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और जो पैट में ग्रोथ है, विच इज़ 51.9%, ऑलमोस्ट 52% ग्रोथ, तो पैट में भी अच्छा लेवरेज मिला है। और उसके जो पैट मार्जिन है वो 4% से ऊपर के हैं और एबिडा मार्जिन भी अराउंड 8% के हैं इस कंपनी के इस क्वार्टर में। तो अगर आप देखेंगे कि अपनी गाइडेंस के अगेंस्ट इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, गाइडेंस को बीट किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ भी और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स भी, दोनों तरीके से। और कंपनी का अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो इनका स्टड रेशियो इस बार का 10.9% रहा है। स्टड रेशियो मतलब है कि जो प्योर गोल्ड के अलावा जो
डायमंड और ऐसे स्टड ज्वेलरीज कितने परसेंट है उनकी, और आप जानते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी के कंपैरिजन में स्टड ज्वेलरी में मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो इनका इस बार स्टड ज्वेलरी का रेशियो 10.9% रहा है, जो लास्ट ईयर 9.9% था। और इनकी जो SSG है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो 46% रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जो मेनली जो है इस क्वार्टर में गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू आप एक साल पहले की अगर गोल्ड के प्राइस कंपेयर करेंगे। तो ये इस कंपनी का Q1 FY27 का रिजल्ट था। और बाकी अगर आप कंपनी के प्रेजेंटेशन के थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 78 स्टोर्स थे, इस क्वार्टर में इन्होंने कोई भी नया स्टोर नहीं खोला है, बट इनका जो गाइडेंस है 25 स्टोर्स खोलने का इस साल में, वो अभी भी इंटैक्ट है। और जनरली जो ज्वेलरी कंपनीज हैं, ये Q3 Q4 में जब सेल्स अच्छी होती है फेस्टिवल सीजन के पास, तभी ज़्यादातर नए स्टोर्स खोलते हैं। और इनका जो नंबर ऑफ स्टोर्स का ब्रेकअप है, जो आपको पता होगा, एक फोको मॉडल है और एक कोको मॉडल है। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, और कोको मतलब कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो ट्रेडिशनली इस कंपनी के कंपनी ओन्ड स्टोर्स ही ज़्यादा थे, बट रिसेंटली इन्होंने फोको मॉडल के ऊपर भी स्टोर्स खोलना शुरू किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये फोको मॉडल कल्याण ज्वेलर्स ने सबसे ज़्यादा ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाके पॉपुलराइज किया था। और अभी भी कंपनी के जो 78 स्टोर्स हैं, उसमें से अराउंड 57-58 स्टोर्स कोको मॉडल के ऊपर ही हैं, और कुछ 20-21 स्टोर्स अभी फोको मॉडल के ऊपर आए हैं। बट आगे कंपनी जो और एक्सपेंड कर रही है यूपी में और इंदौर में, मध्य प्रदेश में और जगह, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोको मॉडल्स खोलना चाह रही है। क्योंकि देखिए, ग्रोथ के लिए फोको मॉडल खोलते वक्त रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, पैसे का रिक्वायरमेंट कम होता है। कैपिटल आपका खुद का कम लगता है, आप फ्रेंचाइजी से कैपिटल ले लेते हैं और नए स्टोर्स खोलते हैं, जो ग्रोथ में आपके लिए आसान होते हैं और आपके ROE, ROC और मार्जिन्स को भी ये अच्छा करते हैं। तो ये कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट्स और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में क्या शेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर कॉन कॉल पे चलें, सीधे देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या कंपनी ने अपनी आगे की ग्रोथ गाइडेंस के बारे में बोला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कंपनी को कि इस बार इनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे। 8% के EBITDA मार्जिन्स थे, जो इनकी गाइडेंस से भी काफ़ी ज़्यादा रहे, और पैट मार्जिन्स भी 4.4% के थे। तो इसका क्या रीज़न रहा? इसका रीज़न था कि इनके एक्सपेंसेस बहुत कम थे। तो लोगों ने इनसे पहला क्वेश्चन यही पूछा एनालिस्ट ने कि आपके एक्सपेंसेस इस बार ऐसे कम रखा कैसे, क्यों रहे, और इतना ज़्यादा मार्जिन का क्या रीज़न था? तो कंपनी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया इसमें कि कंपनी थॉट कि जब क्वार्टर की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर ने सबसे अपील करी थी कि आप गोल्ड कम खरीदिए, और गोल्ड के इंपोर्ट पे एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगी थी, तो कंपनी थॉट कि इस बार उनकी सेल्स काफ़ी कम होने वाली है, और उन्होंने पहले से ही प्लान किया था कि वो अपने एक्सपेंसेस कम रखेंगे। उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम रखे, और इस क्वार्टर में कोई नया स्टोर भी नहीं खोला। जनरली नया स्टोर खोलते वक्त कुछ एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, कंपनी को रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, उस नए स्टोर का थोड़ा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो एक तो कोई नया स्टोर भी नहीं खोला, और जो इनके नॉर्मल एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग करना, उन सब पे कंपनी ने काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि कंपनी को लग रहा था इनकी सेल्स अच्छी नहीं होगी। बट इन द एंड सेल्स ठीक ठाक हो गई कंपनी की, बट क्योंकि इन्होंने इस सब एडवर्टाइजिंग वगैरह पे काफ़ी रोक करी थी, इसकी वजह से इनके मार्जिन इतने ज़्यादा रहे इस बार। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो मार्जिन इनके इस बार के हैं, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन नहीं है। आप ये मत मान के चलिए कि 8% EBITDA या 4.4% इनके मार्जिन रहेंगे। मार्जिन कंपनी ने ऑलमोस्ट वही गाइड किए हैं कि 7 से 7.5% इनके रहेंगे होल ईयर के मार्जिन, और जो पैट मार्जिन है वो 4% के आसपास रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये स्टोर्स की जो ग्रोथ हो रही है, कितने स्टोर्स आगे जाके खोलेंगे अपने, और नंबर ऑफ स्टोर्स का क्या गाइडेंस रहेगा। तो इसमें कंपनी ने काफ़ी क्लियरली अगले 3-4 साल का अपना जो पूरा ग्रोथ का आउटलुक है वो बताया, और क्या कंपनी प्लान कर रही है। तो जैसे कि FY26 के एंड में मैंने बोला इनके 78 स्टोर्स हैं। FY27 में इनका प्लान है 25 न्यू स्टोर्स खोलने का, तो इनके टोटल 103 स्टोर्स हो जाएंगे। उसके बाद FY28 में इनका प्लान है कि 37 और नए स्टोर्स खोलें, तो FY28 के एंड में 140 स्टोर्स हो जाएंगे। और FY29 में भी इनका प्लान है कि 37 और नए स्टोर्स खोलें, तो FY29 के एंड में कंपनी के टोटल 177 स्टोर्स हो जाएंगे। तो देखिए, 3 साल में इनके डबल से भी ज़्यादा स्टोर्स हो जाएंगे। जो अभी 78 है वो 177 हो जाएंगे इन 3 ईयर्स। सो अराउंड 1.2 टाइम्स हो जाएंगे। तो इट्स अराउंड हेल्दी 25% से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स ओपनिंग का जो CAGR इनका 25% का है। और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होगी गोल्ड प्राइसेस की वजह से, और जो गोल्ड बिकेगा, ज्वेलरी सेल होगी, वो एक अलग है इसमें से। और उसके अलावा कंपनी ने लॉन्ग टर्म अपना मार्जिन्स भी बताया कि धीरे धीरे अपने मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे। इनके पास मार्जिन इंप्रूव करने के लिए एक तो मैंने बताया स्टड ज्वेलरी का रेशियो ही अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि कंपेयर टू और ज्वेलर्स इनका अभी भी स्टड ज्वेलरी का रेशियो कम है। और धीरे धीरे जैसे ये फोको मॉडल के अपने स्टोर्स और खोलेंगे, तो इनके मार्जिन्स थोड़े और बढ़ेंगे। तो कंपनी ने गाइड किया कि FY29 तक ये 4.5 से लेके 4.7% पैट मार्जिन टारगेट कर रहे हैं। जो पैट मार्जिन इस साल
4% का गाइडेंस है, वो FY29 तक 4.5 से लेके 4.7% हो जाएगा। और साथ में जो इनके नंबर ऑफ स्टोर्स हैं उसका उन्होंने ब्रेकअप भी बताया कि जो नए स्टोर्स खुलने वाले हैं आज से लेके 78 से लेके जो 177 तक जाएंगे, उसमें जो 75 कोको स्टोर्स खोलेंगे और अराउंड 40 फोकस स्टोर्स नए खोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ फोकस स्टोर्स ही खोलने वाली है, ये अपने कोको स्टोर्स भी खोलेगी, बट एक हेल्दी रेशियो रहेगा दोनों का। और कंपनी, क्योंकि आज की डेट में कंपनी के फोकस स्टोर्स का जो सेल्स का रेशियो है वो कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू जो कोको स्टोर्स हैं। तो आगे जाके फोकस स्टोर्स का भी सेल्स का रेशियो बढ़ेगा, जो कि इनका पैट मार्जिन इंक्रीज करने में इनको और हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी से डेट के बारे में पूछा गया, तो करंटली डेट रिडक्शन का इनका क्या प्लान है। तो करंटली इनकी बैलेंस शीट पे अराउंड 1500-1600 करोड़ का डेट है। उसमें से 1200 करोड़ का तो नॉर्मल डेट है जो इनको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है, और 300-400 करोड़ का इनका GML डेट है, जो गोल्ड का डेट मिलता है बैंक्स की तरफ से, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। इनको गोल्ड की फॉर्म में जो डेट मिलता है जिसपे 3-4% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना होता, बट जो वर्किंग कैपिटल लोन है 1200 करोड़ का, उस पर इंटरेस्ट हायर होता है। तो कंपनी का प्लान है कि ये अगले 3-4 साल में डेट फ्री हो जाएंगे, और FY29 तक इनका प्लान है कि ये टोटल डेट को बिलो 1000 करोड़ कर लेंगे, और उसके बाद के 2-3 साल में ये पूरी तरह से डेट फ्री होने का प्लान कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इनके पास IPO का पैसा है अभी, और जो इनके बाकी एक्यूरेल्स हो रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, इससे ये अपना डेट रिडक्शन करेंगे। तो ये भी कंपनी का पैट मार्जिन बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा इनसे ये भी पूछा गया है कि जो इनका करंटली जो हेजिंग रेशियो है, बेसिकली ज्वेलरी कंपनीज जो सारी प्रोफेशनली रन होती हैं, सारा का सारा जितना अपना गोल्ड हेज करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होने से इनके प्रॉफिट मार्जिन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लास्ट ईयर तक कंपनी के अराउंड 50-60% तक टोटल गोल्ड में से हेज होता था, जबकि आप और कंपनीज देखेंगे टाइटन, कल्याण, वो मोस्टली 90-100% तक अपना पूरा का पूरा गोल्ड हेज करके चलती हैं। तो इस कंपनी का भी टारगेट है कि इस साल के एंड तक ये ऑलमोस्ट 90% तक अपना टोटल गोल्ड को हेज कर लेंगे। इनफैक्ट इस साल दिवाली तक, जो नवंबर दिवाली का सीज़न आने वाला है, उससे पहले ये चाहते हैं कि 80% ऑफ द टोटल गोल्ड हेज कर लें, और ये साल ख़त्म होने तक ये 90-95% तक टोटल अपना गोल्ड हेज कर लेंगे, FY28 शुरू होने तक, अगले साल की शुरुआत तक। सो ये इनका इस चीज़ का टारगेट इन्होंने बताया। और इनका इस साल का पैट मार्जिन का भी एक तरीके से गाइडेंस उन्होंने थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। शायद Q1 की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने बोला कि इस साल के एंड तक इनके पैट मार्जिन 4.1 से 4.2% होने चाहिए। जो इन्होंने लास्ट ईयर की गाइडेंस, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था 3.8 से 4% तक पैट मार्जिन बोला था, बट इस साल के लिए इन्होंने बोला है कि 4.1% से लेके 4.2% तक इनके पैट मार्जिन हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा अपवर्डली गाइडेंस को रिवाइज़ किया इन्होंने पैट मार्जिन को लेकर। और देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। जो कंपनी के स्टोर्स हैं, दो टाइप के स्टोर्स हैं। एक तो इनके ट्रेडिशनल PN गडगिल ब्रांड के स्टोर्स हैं, जो पूरे प्योर गोल्ड ज्वेलरी में जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। एक इन्होंने अपना लाइफस्टाइल ब्रांड भी शुरू किया, जैसे आपने सुना होगा टाइटन के जो लाइट ज्वेलरी के ब्रांड हैं, कल्याण ने भी अपना शुरू किया लाइट ज्वेलरी के ब्रांड, जो टाइटन ब्रांड से थोड़ा अलग हटके जिस ब्रांड का नाम है। तो ऐसे ही इन्होंने अपना लाइफस्टाइल ब्रांड से शुरू किया है। बट इस लाइफस्टाइल ब्रांड में जनरली और ज्वेलर्स जो हैं उसमें स्टड रेशियो काफ़ी हाई होता है। वो जनरली गोल्ड बेचते हैं तो लेसर कैरेट का गोल्ड बेचते हैं, लाइट ज्वेलरी बेचते हैं, क्योंकि ये सारे लाइफस्टाइल ब्रांड जनरली अट्रैक्ट करते हैं यंग लोगों को, जिनकी सैलरी या इनकम थोड़ी सी कम है। उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तो ये पर पीस ज्वेलरी इसका कम रहता है, या तो गोल्ड का अमाउंट कम रहता है, और स्टड ज्वेलरी, डायमंड के कुछ वेरिएंट्स और कुछ नग्स वगैरह होते हैं जो अलग अलग, उसका रेशियो ज़्यादा रहता है। तो ट्रेडिशनली बाकी सारी कंपनीज जो ये लाइफस्टाइल टाइप के ब्रांड में सेल करती हैं, अराउंड इनका 80% जो है स्टड रेशियो और डायमंड ज्वेलरीज टाइप की ज्वेलरीज रहती हैं, और 20% प्योर गोल्ड ज्वेलरी रहती है। जबकि अगर आप इसका देखेंगे लाइफस्टाइल का, जो PN गडगिल का लाइफस्टाइल ब्रांड है, उसमें अभी भी सिर्फ 30-35% तक जो है अदर टाइप की स्टड ज्वेलरीज हैं, और अभी भी 60-65% तक प्योर गोल्ड ज्वेलरी है। तो इसमें कंपनी ने ये पास्ट में ही बताया और इस बार भी बताया कि कंपनी जब अपना लाइफस्टाइल ब्रांड शुरू किया तो इनको आइडिया नहीं था कि स्टड ज्वेलरी की इतनी ब्रांड इतनी डिमांड है मार्केट में, और स्टड रेशियो इतना बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने शुरू में उसको सिर्फ गोल्ड के फॉर्म में शुरू किया, सिर्फ गोल्ड का कैरेट डाउन करके, बट लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि स्टड को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो अब इन्होंने टारगेट लिया है कि ये 50-55 तक कर देंगे स्टड रेशियो को, धीरे धीरे अगले 1-2 साल में 50-60% कर देंगे अपनी लाइफस्टाइल ब्रांड में, और 2 साल में 50-60% तक अपना ये स्टड रेशियो कर देंगे इस लाइफस्टाइल ब्रांड में। तो ये भी एक तरीके से लीवर है इनके लिए, जो इनका पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन बढ़ाएगा आगे जाके, क्योंकि अभी इनका स्टड रेशियो कम है, उसके बाद भी इनका करंट जो भी एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन है, वो इतना है।
उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि अगर आप इनका पीपीटी देखें तो जो सेल्स ग्रोथ हुई है इन्होंने दो पोर्शंस में डिवाइड करी है, एक तो जो इनके खुद के ओन स्टोर्स हैं और जो इनके फोको मॉडल वाले फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। तो फ्रेंचाइजी स्टोर्स में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो काफ़ी कम हुई है, अराउंड 8 to 10% हुई है, जबकि इनके खुद के स्टोर्स में काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो इसका इन्होंने रीज़न ये बताया कि एक तो अभी फ्रेंचाइजी स्टोर्स बहुत कम हैं इनके, और ये जनरली फ्रेंचाइजी स्टोर्स में जो सेल्स काउंट करते हैं, वो जो फ्रेंचाइजी को सेल करते हैं तब ये सेल्स इनके बुक्स में आती है। उसके बाद वो फ्रेंचाइजी उस ज्वेलरी को जब कस्टमर को सेल करती है वो फ्रेंचाइजी की बुक्स में आती है। तो इनकी बुक्स में वो सेल तब आती है जब ये फ्रेंचाइजी को स्टोर सेल करते हैं। और क्योंकि इन्होंने इस साल कोई भी स्टोर खोला नहीं है, तो नया स्टोर कोई भी फ्रेंच नहीं खोला है, तो फ्रेंचाइजी को एक बड़ी सेल कोई नहीं हुई है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में इन्होंने कुछ नए फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोले होंगे, तो एक बड़ा स्टोर खोलने पे बहुत सारी सेल्स होती है जो एक नई फ्रेंचाइजी खोलने में चली जाती है, तो वो सारी की सारी सेल्स इनके बुक्स में आ जाती है एक नया स्टोर खोलने पर। बट क्योंकि इस साल कोई भी नया स्टोर नहीं खुला है फ्रेंचाइजी या वैसा भी, तो इनकी फ्रेंचाइजी में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कम लग रही है। बट दे ऑल्सो एडमिटेड कि इनका जो अभी तक फ्रेंचाइजी मॉडल है इसमें इनका इतना कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है अबाउट द एक्चुअल स्टेट्स ऑफ द एक्चुअल सेल्स ऑफ द स्टोर। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली भले ही वो फ्रेंचाइजी ओन स्टोर्स हों, अगर वो कस्टमर को अच्छे से सेल्स करेंगे, अपना टर्नओवर अच्छा रखेंगे, तभी पीएन गडगिल भी अपनी ज्वेलरी उन फ्रेंचाइजी को तभी बेच पाएगी जब वो फ्रेंचाइजी की ज्वेलरी बिक गई होगी कस्टमर को, तो उनका इन्वेंट्री रिड्यूस होगा तभी अपना इन्वेंट्री उनको बेच पाएंगे। बट अभी तक जो इनका मॉडल है ये उतनी क्लोजली उसको कंट्रोल नहीं करते हैं पूरी तरीके से सारे के सारे ऑपरेशंस को फ्रेंचाइजी। क्योंकि अगर आप कल्याण का और टाइटन का मॉडल समझेंगे, स्पेशली कल्याण ज्वेलर्स का, वो कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं अपने फ्रेंचाइजी को। वजह सिर्फ पैसा फ्रेंचाइजी का लगा होता है, बट कस्टमर को हैंडल करना, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना, इवन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो होते भी कल्याण की बुक्स में काफ़ी सारे मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़, फ्रेंचाइजी के एम्प्लॉयज़ काफ़ी कम होते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, उनका सारे स्टैंडर्ड, वो सारे के सारे कल्याण पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। बट पीएन गडगिल का कहीं ना कहीं कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है अभी भी फ्रेंचाइजी स्टोर्स में। इसकी वजह से इनकी फ्रेंचाइजी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी कम हुई है। बट दे एडमिटेड कि आगे जाके क्योंकि फ्रेंचाइजी टाइप के स्टोर्स का रेशियो बढ़ने वाला है और ये इनकी सेल्स का मेजर पोर्शन होने वाले हैं, सो दे विल बी कंट्रोलिंग इट इन अ बेटर वे। जैसे ये अपने स्टोर्स में कंट्रोल करते हैं उसी तरीके के स्टैंडर्ड्स में अप्लाई करेंगे, और उसमें भी होपफुली अच्छी ग्रोथ आगे देखने को मिलेगी फ्रेंचाइजी स्टोर्स में भी। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया कि यूपी के बारे में फीडबैक, क्योंकि इन्होंने यूपी में अभी रिसेंटली अपने स्टोर्स खोले हैं लखनऊ में, और इनसे पूछा गया कि यूपी एक्सपेंशन के लिए कैसा है। क्योंकि देखिए इस कंपनी के फ्यूचर के लिए ये जो नए स्टोर्स खोलने का इन्होंने पूरा का पूरा गाइडेंस दिया, अपने 3 साल में डबल से ज़्यादा कर देंगे। इसमें मेजॉरिटी ऑफ सारे के सारे स्टोर्स महाराष्ट्र से बाहर ही खुलने वाले हैं, और यूपी में बहुत सारे स्टोर्स खुलने वाले हैं, मध्य प्रदेश में स्टोर्स खुलने वाले हैं, और ये कंपनी के लिए फर्स्ट टाइम होगा कि ये आउटसाइड महाराष्ट्र एक्सपेंड कर रही है। तो ये वहाँ की लोकल, जो हर स्टेट का थोड़ा सा ज्वेलरी का सीन अलग होता है, मार्केट अलग होता है, तो ये लोकल मार्केट को क्रैक कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये सारे की सारी ग्रोथ गाइडेंस तभी एप्लीकेबल होगा ये नए मार्केट्स को क्रैक कर पाएंगे। तो इनसे पूछा है एनालिस्ट ने कि जो यूपी में इन्होंने नए स्टोर्स खोले हैं अभी तक कैसा रिस्पॉन्स रहा और कैसी सेल्स रही है, तो कंपनी ने बोला कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, और 3-4 महीने ही हुए हैं अभी, अधिकतर स्टोर्स को मैक्सिमम 4 महीने ही हुए हैं यूपी में खुले हुए। बट जो इनके प्रोजेक्शंस थे इंटरनल की कितनी सेल्स होनी चाहिए 3-4 महीने में, ये सारे के सारे मीट हुए हैं इन स्टोर्स में, और इनके हिसाब से जो मार्केट रिस्पॉन्स है एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस रहा है, और दे आर वेरी होपफुल कि ये यूपी में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और अच्छे से मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम इस कंपनी का जस्ट वैल्यूएशन एनालिसिस कर लें बेस्ड ऑन द करंट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन एंड गाइडेंस, तो देखिए करंटली कंपनी का अराउंड 20 का पी है, और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 8,900 करोड़ है करंटली। और जो इस बार का इनका गाइडेंस है कि FY27 में अराउंड ये 13,500 करोड़ की सेल्स करने वाले हैं, जो हो सकता है कि ये लोग बीट भी कर दें, बट अभी हम जो कंपनी ने गाइड किया उसी को लेके चलते हैं। और जो इनका पैट मार्जिन है वो 4% मान के चलते हैं, और जो कंपनी अब गाइड कर रही है कि शायद 4.1-4.2 हो जाए, बट हम कंजर्वेटिव साइड में चलें तो 4% ही पैट मार्जिन मान के चलते हैं। तो 13,500 करोड़ सेल्स में अगर 4% पैट मार्जिन लगाएं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा इनका 540 करोड़। और जो मार्केट कैप है 8,936 करोड़, 8,900 करोड़, उसको अगर 540 से डिवाइड करें तो फॉरवर्ड पी FY27 के लिए निकल के आता है अराउंड 16.5 का। तो करंट पी अराउंड 20 का है, और एक साल फॉरवर्ड का पी 16.5 का निकल के आ रहा है। और ऐसी कंपनी जो गाइड कर रही है 26-27% सेल्स ग्रोथ के लिए, और साथ में
मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, तो प्रॉफिट ग्रोथ मोस्ट प्रॉब्ली 35% से ज़्यादा रहेगी। तो अगर ये 16.5 फॉरवर्ड पी पे मिल रही है तो इनका पेग रेशियो जो निकल के आता है लेस देन 1 निकल के आता है। अगर आप सेल्स ग्रोथ से देखें तो अराउंड 0.6 0.7 निकल के आएगा, और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ से देखेंगे तो 0.5 से भी कम निकल के आएगा। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट होता है री रेटिंग के लिए, बट यहाँ पर मैं कोई भी आपको गाइड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ स्टॉक के लेके। इट इज़ जस्ट अ वैल्यूएशन एक्सरसाइज व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू कि क्या कैसे कर सकते हैं। बट ये सारी की सारी गाइडेंस तभी एप्लीकेबल होगी अगर ये कंपनी इस तरीके से ग्रो कर पाई। जो ये 25 नए स्टोर से खोलने की बात कर रहे हैं, जो Q3 Q4 में मोस्ट प्रॉब्ली खोलेंगे, वो नए स्टोर्स खोल पाए। यूपी और मध्य प्रदेश में इनका एक्सपेंशन एक्स पर एक्सपेक्टेशन रहा और कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाई ये सब, तभी ये सारी जो गाइडेंस है एप्लीकेबल है। अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, कंपनी ये सब नहीं एग्जीक्यूट कर पाई। तो ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, इस कंपनी को ट्रैक करते रहिए। सो यही आज का वीडियो था। होपफुली आप पीएन गडगिल की पूरी स्टोरी समझ पाए होंगे, फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस और वैल्यूएशन भी समझ पाए होंगे। कुछ क्यूरीज हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ पर्सनल आपको क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।